स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसपीयू का जो अभी एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रांस हुआ है, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये जो एनालिसिस है ये आपके एचपीयू के एमए के एंट्रांस के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और साथ ही यूजफुल होगा सेट नेट जेआरएफ और सीयूटी पीजी जैसे एग्जाम्स के लिए। तो बिना देरी किए इस एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पॉजिटिव लिबर्टी। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी को जो इनमें से बेस्ट डिफाइन करता है वो उसका आंसर आपका होगा बीइंग वंस ओन मास्टर। जी हाँ, इसका राइट आंसर है बीइंग वंस ओन मास्टर। अगर इसमें बात की होती नेगेटिव लिबर्टी की, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना था वो होना था अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा था, जेएस मिल्स फार्म प्रिंसिपल इज प्राइमरीली एम्ड टू प्रोटेक्टिंग। इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था इंडिविजुअल लिबर्टी। क्योंकि जो जेएस मिल अपने हार्म प्रिंसिपल में कहते हैं वो मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच आइडियोलॉजी emphasizes इकोनॉमिक लिबर्टी एज ए की एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। तो जो इकोनॉमिक लिबर्टी को एम्फसाइज करता है वो है लिबरलिज्म। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मार्क्सिज्म है वो बात करता है स्टेटलेस सोसाइटी की। रियलिज्म तो एक आईआर का कॉन्सेप्ट है और कम्युनिटेरियनिज्म बात करता है प्लूरलिज्म की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the term libertarianism primarily advocate for। तो जो लिबर्टेरियनिज्म है वो बात करता है मिनिमल इंटरवेंशन, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन। मतलब कि किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी जो इकोनॉमी है या फिर जो स्टेट या फिर जो ग्रोथ है स्टेट की, उसमें जो है वो जो गवर्नमेंट है उसका कम इंटरवेंशन होना चाहिए। सोशल वेलफेयर की जो बात करता है वो करता है आपका जो कम्युनिज्म है वो सोशल वेलफेयर की बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल इफ। यानी कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो किस हद तक कहां पर जो है वो एक्सेप्टेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। यानी कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो एक्सेप्टेबल तब है जब वो सबसे वंचित वर्ग के लिए लाभकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ए डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इक्वालिटी के डायमेंशन का एक पहलू नहीं है। तो इसमें आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, सोशल इक्वालिटी भी होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होती है, परंतु एस्थेटिक इक्वालिटी कोई इक्वालिटी नहीं होती है। मतलब कि सुंदरता की कोई इक्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल फेमिनिज्म फोकस ऑन। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है वो फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव को मोस्ट ऑफ जो है वो लिबरल फेमिनिज्म कहा जाता है। और जो लिबरल फेमिनिज्म है वो सपोर्ट करता है लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी को। आपको लिबरल फेमिनिज्म के जो मेन थिंकर है वो उनका नाम है मैरी होल्स्टोनक्राफ्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो जो पर्सनल इज पॉलिटिकल की आइडियोलॉजी है वो फेमिनिज्म से एसोसिएट करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडिकल फेमिनिज्म आइडेंटिफाइड द रूट ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन। जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है। और ये मोस्ट ऑफ जो अपोज करता है वो करता है पैट्रियार्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इको फेमिनिज्म लिंक्स फेमिनिज्म विद। तो जो इको फेमिनिज्म है वो फेमिनिज्म को एनवायरमेंटलिज्म से लिंक करता है। यानी कि इको फेमिनिज्म पर्यावरणवाद से लिंक। 11वां क्वेश्चन है वो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म चैलेंजेस। तो जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है वो चैलेंज करता है लीगल रिफॉर्म को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एट्रीब्यूट्स वुमेन ऑपरेशन टू। मतलब कि जो मार्क्सिस्ट नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार है। तो जो महिलाओं के शोषण के लिए मार्क्सिस्ट पहलू है वो कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन को जिम्मेवार बताता है। तो इसका ऑप्शन होगा 12वीं का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू स्प्रेड मॉडर्न आइडियाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवाद कौमुदी ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो
केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, तो हरिजन निकाला था वो महात्मा गांधी ने, और यंग इंडिया भी महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये ये बोलता है, हु व्यूड लिबर्टी एज ए कलेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द जनरल विल। जब भी जनरल विल की बात आती है तो आपको रूसो का नाम याद आ जाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रूसो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये है राजा राम मोहन रॉय। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कमेंडेड राजा राम मोहन रॉय एज इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के आविष्कार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो जो गांधी जी की पॉलिटिकल फिलोसफी है वो आपने हमेशा याद रखना है कि वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ती है, यानी कि हिंसात्मक प्रतिरोध की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी द मीन्स एंड एंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्ट बी प्योर, यानी कि जो साध्य और साधन है वो हमेशा प्योर होने चाहिए। अगर हम बात करें साध्य और साधन की, तो जो साध्य का मतलब होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता यूज कर रहे हैं और हमारा गोल क्या है। और जब हम साध्य और साधन की बात करते हैं तो जो गोल को अचीव करने के लिए हमारा रास्ता है और जो हमारा गोल है वो दोनों प्योर होने चाहिए, उनमें कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी व्यूज द मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉरली डीजेनरेटिव, यानी कि जो गांधी जी है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल डिनाई करते हैं और वो इसको डीजेनरेटिव बताते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है गांधीज आइडिया ऑफ सर्वोदय मीन्स। गांधीज आइडिया ऑफ सर्वोदय है उसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि सबका कल्याण। सर्वोदय मतलब से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि सर्वोदय यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंबेडकर बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट बी कंपाइल्ड विद, यानी कि अंबेडकर का विश्वास था कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो किसका पूरक है। इसका राइट आंसर हो जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन लेटर इन लाइफ। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने अ, उन्होंने ये कहा था कि भले ही मैं पैदा हिंदू हुआ हूं परंतु मैं मरूंगा हिंदू नहीं। इसलिए जब उनकी डेथ हुई थी 1956 के टाइम, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। ये आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 23 की बात करें। अंबेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ, तो ये भी आसान क्वेश्चन होना चाहिए कि अंबेडकर ने कौन से प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, तो वो थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने की जो कमिटी थी उसके चेयरमैन अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट दोज हु डिनाई फ्रीडम अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्फ। इसका जो राइट आंसर है वो अब्राहम लिंकन। और ऐसे जो स्टेटमेंट बेस्ड कोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप तभी जान सकते हैं यदि आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर इस पर तुक्का ही लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक स्त्री धर्म नीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडिता रमाबाई। कोट्स और बुक्स हमेशा ऐसा होता है कि आपको अगर उनके बारे में पता है तभी आप उसका राइट आंसर कर सकते हो, नहीं तो फिर उस पर तुक्का ही लगाना बेहतर ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has said that my policy is to have no policy। इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, who among the following wrote the book पॉलिसी एनालिसिस फॉर द रियल वर्ल्ड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हॉगवुड एंड गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 28। Which among the following is not a stage in the analysis of the policy process set by Thomas Dye। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलिसी प्रोपोगेंडा। तो थॉमस डे ने पॉलिसी एनालिसिस के स्टेप्स बताए थे, उसमें पॉलिसी प्रोपोगेंडा नहीं। तो जो थॉमस डे ने पॉलिसी के एनालिसिस के जो स्टेप्स बताए थे वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद आता है पॉलिसी अडॉप्शन, फिर उसके बाद आता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद आता है पॉलिसी इवेल्युएशन एंड मेंटेनेंस, और लास्ट में आता है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ आउटकम। तो जब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ आउटकम की, तो वो है तो वो करता है पॉलिसी इवैल्यूएशन में प्रोसेस असेसमेंट ऑफ आउटकम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंडेटिक बैंडेटिक एंडरसन डिफाइंड द नोशन द नेशन एज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी से हमारा मतलब ये है कि किसी देश में या फिर किसी कम्युनिटी में, जो एक देश नाम कम्युनिटी है, उसके अंदर जो लोग हैं एक्चुअली वो खुद को भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो बेनेडिक्ट एंडरसन है एक उसने जो है वो नेशन को इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा है। यानी कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो अगर कोई केरला का आदमी है वो मुझे हिमाचल प्रदेश के कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री में मिलेगा, तो भले ही हम एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, पर जब मुझे ये पता चलेगा कि वो बंदा केरला का है, तो फिर मैं उसे अपनी कम्युनिटी का ही हिस्सा मानूंगा। इसलिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने नेशन को इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा। क्वेश्चन नंबर 32 है। टैगोर क्रिटिसाइज्ड नेशनलिज्म फॉर, मतलब कि टैगोर ने नेशनलिज्म को किस लिए क्रिटिसाइज किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेजिंग वायलेंस एंड नैरो आइडियाज। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो टैगोर थे वो नेशनलिज्म के सबसे बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने नेशनलिज्म को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि जो नेशनलिज्म है वो वायलेंस फैलाता है, जैसे कि धर्म के आधार पर हिंसा हो गई, या फिर नैरो आइडेंटिटीज फैलाता है, मतलब कि जो पंथ के आधार पर राजनीति होती है या फिर ऐसी चीजें होती है, उनकी वजह से उसने नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। और ग्लोबल वो कॉस्मोपॉलिटेरियन नेशनलिज्म की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर नेशनलिज्म विद इन्फेंटाइल डिजीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा जे हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक नेशंस एंड नेशनलिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट गैलनर। ये जो गैलनर है इसका पूरा नाम अर्नेस्ट गैलनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट seek to limit global warming to well below 2 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस एग्रीमेंट। ये हुआ था 2015 में, और ये COP21 है। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रिंसिपल दैट टुडेज एक्शन शुड नॉट हार्म फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड इक्वालिटी। ये जो आप कोड देख रहे हैं ये, और इसका जो आंसर है इंटीग्रेटेड इक्वालिटी, ये जो है ये लाई करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यानी कि ये दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ जस्टिस डिस्कस्ड बाय एरिस्टोटल। तो जो एरिस्टोटल था उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात भी की थी, करेक्टिव जस्टिस की बात भी की थी, कम्यूटेटिव जस्टिस की बात की थी, परंतु उन्होंने सोशल जस्टिस की बात नहीं की थी। जो सोशल जस्टिस की थ्योरी देने वाले जो थिंकर है वो है जॉन रॉल्स। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का वो हो जाएगा सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विच बॉडी प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये है IPCC। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज, मतलब कि प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन इज डूइंग देयर ओन रोल। जी हाँ, प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने यही बताया है कि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये जो है वो जस्टिस, यही सबके लिए जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन पॉलिसीज आर मीन टू प्रमोट। यानी कि जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो सकारात्मक नीति है या फिर आरक्षण है, वो किस चीज को प्रमोट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल जस्टिस। अगर हम अफर्मेटिव एक्शंस की बात करें तो अफर्मेटिव एक्शंस में आती है ऐसी पॉलिसीज जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज हो गया, या फिर वुमेन रिजर्वेशन हो गया, या फिर जैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, वो होते हैं अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज, जो कि आता है सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one was not the economic consequence of the British rule in India? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक परिणाम नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ विलेज इकोनॉमी। यानी कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं रहा स्ट्रेंथनिंग ऑफ विलेज इकोनॉमी। रूइन इन इंडियन इंडस्ट्री ये हो गया था, यानी कि जो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उनमें डिक्लाइन आ गया था। अनइक्वल ट्रेड भी चल पड़ी थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से महंगे दामों में खरीदते थे और ब्रिटेन में जाके उनको सस्ते में बेच देते थे। फिर उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण ये भी उन्होंने कर दिया था। जैसे कि अगर हम कृषि के वाणिज्यीकरण की बात करें तो जैसे नील की खेती होती थी, वो कृषि का वाणिज्यीकरण उन्होंने कर दिया था। अफीम उगाते थे वो। पर ये बाकी कॉन्सिक्वेंसेस तो थे, पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ विलेज इकोनॉमी नहीं था, यानी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो सुदृढ़ नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी वो ये थी कि जो इंडिया का जो पैसा था वो अंग्रेज लगातार लूटते जा रहे थे और इंडिया का जो खजाना है वो खाली होता जा रहा था। यही एक्चुअली में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकॉले इज बेस्ट नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज रोल इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे उनको जो इंडिया में एजुकेशन लाने का श्रेय भी जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच स्टैटू अंडर विच स्टैट्यू ये स्टैट्यूड है, वैसे स्टैट्यूड वाज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड एस्टेब्लिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम स्टैट्यूड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोम स्टैट्यूट है वो 1998 में जो मतलब 1998 में हुआ था, और जो आईसीसी है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आईसीजे, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो अ, वो नीदरलैंड्स में ही है। जो आपका हेग है, हेग नामक शहर, उसमें ही है नीदरलैंड्स में। और जो आईसीजे का हेडक्वार्टर है वो पीस पैलेस में है, और जो आईसीजे के सामने वाली बिल्डिंग है वही आईसीसी का हेड जो आईसीसी है उसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डीप इकोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, एनी नाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। 47 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर सोशल इकोलॉजी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the 2024 United Nations Climate Change Conference COP29 held? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, बाकू। ये बाकू एक शहर का नाम है जो कि अजरबैजान नामक देश में है। तो जो 29th जो सीओपी हुई थी, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो एजेंडा 21 है वो उसी से ही जो उसको एक्शन प्लान ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें कि एसडीजी गोल्स भी आते हैं, जो कि आपको पता है 27 एसडीजी गोल्स है, वो एजेंडा 21 से ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिलेटेड टू। तो जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपकी रिलेट करती है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये समिट हुआ था, ये हुआ था 1992 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसमें सीडीबीआर बनाए गए थे, जो कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट दिए गए थे क्लाइमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लेटोज व्यूज आर प्राइमरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। मतलब कि जो प्लेटो के व्यू है वो किस फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, डायलॉग्स। यानी कि जो प्लेटो था और उनके जो गुरु सोक्रेट्स थे, उन दोनों ने कोई भी बुक्स नहीं लिखी हुई है। मतलब जो सोक्रेट था उन्होंने अपने जो डायलॉग्स थे और उनको प्लेटो के साथ डिस्कस किया, और प्लेटो ने उनको बुक की शेप में फॉर्मुलेट किया। और जब उन्होंने प्लेटो ने अपनी बुक लिखी तो वो भी डायलॉग की फॉर्म में लिखी है, वो किसी थ्योरी या थीसिस की फॉर्म में नहीं लिखी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द करप्ट फॉर्म ऑफ मोनार्की? यानी कि जो मोनार्की है उसकी करप्ट फॉर्म क्या है? जो राजशाही है उसकी करप्ट फॉर्म जो अरिस्टोटल ने बताई है वो है टायरेनी। टायरेनी यानी कि अधिनायकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज अरिस्टोटल कॉल मैन बाय नेचर? ये क्वेश्चन हर बार ही मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, और ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अब। इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिटिकल एनिमल। यानी कि जो मैन है वो बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक प्राणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो है अरिस्टोटल सॉ द फैमिली एज, अरिस्टोटल ने जो परिवार को देखा था वो देखा था ए बेसिक यूनिट ऑफ द स्टेट। अरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, वो उन्होंने फैमिली को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया था और उन्होंने अपनी जो फिलोसफर किंग है या फिर जो जो सैनिक है उसको फैमिली रखने से इनकार कर दिया था। परंतु जो एरिस्टोटल है उन्होंने अपने गुरु को पूरी तरह से नकार दिया था और फैमिली को एक स्टेट की बेसिक यूनिट के रूप में बोला था। अरिस्टोटल का मानना है कि बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ही स्टेट बनती है और फैमिली राज्य के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरिस्टोटल्स मेथड इज मोस्टली, तो जो अरिस्टोटल का मेथड था यानी कि जो उनका फिलोसफिकल मेथड था वो था एम्पिरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड। एम्पिरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड का मतलब ये होता है कि जैसा कि आप सभी को पता है जो अरिस्टोटल है उन्होंने 150 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी, तो वो है कंपैरेटिव मेथड। एम्पिरिकल मेथड की बात करें तो अरिस्टोटल जो है वो ज्यादा फोकस करते थे कि एक्चुअली में क्या है। जब हम कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं तो उसमें जो है एम्पिरिकल मेथड ही यूज होता है क्योंकि हम राज्यों के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज, और जो फिलोसॉफिकल मॉडल है वो बात करता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। तो अरिस्टोटल ने बात की है एम्पिरिकल टाइप से कि क्या एक्चुअली में है, क्योंकि उन्होंने बात की है 150 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू लॉक व्हाट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो लॉक ने जब अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी उससे पहले पूछा जा रहा है कि उससे पहले लॉक के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें क्या एग्जिस्ट करता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेचुरल लॉ एंड रीजन। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉक ने नेचुरल लॉ पर बहुत ज्यादा फोकस किया था और लॉक का मानना ये था कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो उससे पहले जो है जो वहां पर लोग रहते थे उस एरिया में वहां पर उनके पास नेचुरल लॉज थे और उनमें रीजन करने की पावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सपोर्ट्स। तो जो लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो सपोर्ट करती है लिमिटेड गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए परंतु उसका जो सार्वजनिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप थोड़ा कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम, मतलब कि लॉ के अनुसार जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिक्सिंग लेबर विद नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जब आप अपना जो श्रम है जब आप उसको नेचुरल रिसोर्सेज या फिर किसी भूमि भूमि के टुकड़े के साथ मिला देते हैं, उस भूमि के टुकड़े पर काम करते हैं, तो फिर वो आपकी जो है वो प्रॉपर्टी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे के 5-7 क्वेश्चन है वो थोड़े ब्लर होने वाले हैं। तो इसमें जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया है लॉक रिजेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। जैसे कि मैंने आपको बात की लॉक ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की, यानी कि उन्होंने बात की जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार तो होनी चाहिए पर वो लिमिटेड होनी चाहिए। इसलिए लॉक ने जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स है यानी कि जो राजा के अधिकार है, जो दैवीय अधिकार है, जो राजा को जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, उसको लॉक ने रिजेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, मार्क्स सॉ हिस्ट्री एज ए स्ट्रगल बिटवीन। तो मार्क्स ने जो है हिस्ट्री में स्ट्रगल किसके किसके और किसके बीच में देखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लासेस, यानी कि जो वर्ग है उसके बीच में मार्क्स ने जो स्ट्रगल को वो देखा है कि मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आप एक बात ठीक रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मार्क्स विजन ऑफ कम्युनिज्म इंक्लूड्स। जो मार्क्स का विजन था, कार्ल मार्क्स का जो विजन था कम्युनिज्म को लेकर, वो इंक्लूड करता है, वो जो इंक्लूड करता है वो करता है स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी की। यानी कि जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो मार्क्स का मानना ये था कि वो सारी की सारी क्लासेस है वो खत्म हो जाएगी और स्टेट भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि कोई सरकार नहीं रहेगी। वो एक दूसरे की निर्भरता वाला जो है वो जीवन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं, फॉर मार्क्स इकोनॉमिक बेस ऑफ द इकोनॉमिक बेस डिटरमाइंस। जो मार्क्स के अनुसार जो है वो इकोनॉमिक बेस क्या निर्धारित करता है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो इकोनॉमिक बेस है वो डिसाइड करता है लॉ को, आइडियोलॉजी को और सुपरस्ट्रक्चर को। अगर हम बात करें इकोनॉमिक बेस क्या होता है, इकोनॉमिक बेस का मतलब ये होता है कोई राज्य है या फिर कोई देश है, उसका जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। क्या वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है या फिर वो कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है। यानी कि कैपिटलिस्ट मतलब कि प्राइवेट इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी। तो वो जो प्राइवेट इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है इकोनॉमी पर, वही डिसाइड करेगा किस तरह का किस तरह का उस देश में लॉ होगा
उस देश की आइडियोलॉजी क्या होगी, और उस देश का जो सुपर स्ट्रक्चर है या फिर जो मतलब राज्य की संरचना है, स्टेट की संरचना है, वो किस तरह से होगी। ये ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु विल लीड द रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्यूशन आएगा, जो मतलब बुर्जुआजी के खिलाफ, जो इनके खिलाफ जो रिवॉल्यूशन आएगा, उसको लीड कौन करेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेलिएट्स, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है वो मार्क्स के रिवॉल्यूशन को लीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स रिलीजन इज, मतलब कि मार्क्स के अनुसार जो धर्म है वो क्या है। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओपियम ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के लिए अफीम के समान धर्म को मार्क्स मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। इन मार्क्सिज्म सरप्लस वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो सरप्लस वैल्यू है वो कहाँ से आती है, ये मार्क्स बोल रहे हैं। जो कैपिटलिज्म है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो सरप्लस वैल्यू है, जो अधिशेष मूल्य है, वो कहाँ से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। अब थोड़ा सा सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग मानना उनका ये था, मान लो कि कोई 100 रुपए की चीज है। अगर उस 100 रुपए की चीज को बनाने के लिए किसी लेबर का जो कोई लेबर का जो आदमी है उसको 50 रुपए दिया जाता है, वो 50 रुपए में उस चीज को बना रहा है। तो जो उसका जो ओनर है वो उस 100 रुपए की चीज को अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा के 200 या 400 रुपए में बेचेगा, परंतु जो लेबर है उसको सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा देगा, बाकी का जो हिस्सा है वो अपने पास रख लेगा। इसी इसी को ही सरप्लस वैल्यू कहते हैं। मार्क्स मार्क्स का मानना ये था कि जो बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट जो है, वो जो कैपिटलिस्ट खा रहा है, वो उसमें से भी आधा से ज्यादा जो हिस्सा होता है लेबर का होता है। इसलिए जो बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो 65 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड इन पॉलिटिक्स शेयर शेयर हेट्रेड्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्स डे टॉकविल। अलेक्स डे टॉकविल के ये वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का फीचर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो फीचर है सबसे पहले तो ये है, इट हैज ए शेयर्ड आइडियोलॉजी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी एक साझा विचारधारा हो सकती है। दूसरा है, इट एम्स टू गेन पॉलिटिकल पावर, ये भी हो सकता है। ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो वो पॉलिटिकल पावर की इच्छा रखती है। जो ये है, इट हैज ए लीडरशिप स्ट्रक्चर। जो पॉलिटिकल पार्टी आपने देखा होगा उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर होता है, उसका एक लीडर होता है, उसके नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। पर जो ऑप्शन नंबर 3 है, दे डोंट कंटेस्ट इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला काम ये करती है कि वो क्या करती है, वो इलेक्शंस लड़ती है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये पॉलिटिकल पार्टी का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने बताना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो है नेशनल पार्टीज, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है वो नेशनल पार्टीज है। वो रीजनल पार्टीज नहीं है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। वो सिंगल इशू पार्टीज नहीं है। आपको पता है कि उनके जो जो वोट बैंक होता है वो सिर्फ एक जगह पर आधारित नहीं होता, वो अलग अलग जो एरियाज के लोग होते हैं उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो तो पार्टीज में इंक्लूड ही नहीं होते, वो तो इलेक्शन लड़ते ही नहीं है। तो इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। इन इंडिया मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू। जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो जो इलेक्ट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा। ये जो मतलब जो हम सिंपल वोट देते हैं उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें कि एक बंदे के पास एक ही वोट होता है और वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट होता है एज ए एमएलए या फिर एमपी। जहां भी आप बोलो, लोकसभा में बोलो या फिर राज्यसभा में बोलो, सॉरी, लोकसभा में बोलो या फिर विधानसभा में बोलो, जो राज्यसभा है उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि यूज होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसे कि हमने बात की, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो इंडिया में जो है वो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी वोटिंग की जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में बात करें, तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उसमें जो है वो सभी कैंडिडेट्स की एक लिस्ट होती है। उसमें हमें उन कैंडिडेट्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। जैसे कि
मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद कैंडिडेट होगा उसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा। उसके बाद जो मुझे उससे लीस्ट पसंद होगा उसको 2 पे रखूंगा, 3 पे रखूंगा, 4 पे रखूंगा, 5 पे रखूंगा। इस तरह से मैं सबको एक ऑर्डर में लगा दूंगा। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा वन जिसको सबसे ज्यादा वन मिला होगा वो उसमें जीत जाएगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ये भी होता है। दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ये भी होता है कि जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले होंगे उस पार्टी को, और जो उस वो एरिया है उसमें जितनी सीट है उस सीट का उतना परसेंट मिलता है। तो जो ये होता है, इससे होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। क्योंकि जैसे मैंने दूसरे नंबर पर जो बात की उसमें जो है वो मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात की कि जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले होंगे उस पार्टी को उतने परसेंट ही सीट मिलेगी उस एरिया की जिस एरिया में वो कंटेस्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस इम्फसाइज। तो जो बिहेवियर अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म है वो है चार्ल्स मैरियम, और जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के फादर है वो माने जाते हैं डेविड ईस्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंपिरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which approach is associated with the study of politics as a system of interacted parts। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम अप्रोच। which approach is associated with the study of politics as a system of interrelated parts। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, जैसे कि हमने पहले बात की नॉर्मेटिव फिलोसफिकल की, इंपेरिकल की, जो अरिस्टोटल थे वो उन्होंने यूज की इंपेरिकल अप्रोच, और जो प्लेटो थे उनके गुरु उन्होंने अप्रोच की नॉर्मेटिव अप्रोच। यानी कि जब उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बात की कि मेरे अनुसार जो एक राज्य है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्य कैसा होना चाहिए, यानी कि व्हाट पॉलिटिक्स आउट टू बी। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो है व्हाट पॉलिटिक्स आउट टू बी। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे इंपेरिकल अप्रोच होता तो होता है व्हाट इज पॉलिटिक्स, जो कि अरिस्टोटल ने यूज की थी अपनी जो अपनी फिलोसफी है उसमें, कि मतलब पॉलिटिक्स क्या है, उन्होंने पॉलिटिक्स की स्टडी की थी। वो अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, कोई सिस्टम पहले से बना हुआ है, तो वो आएगा एम्पिरिकल अप्रोच में। अगर हम अपनी तरफ से व्यू दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो वो आएगा नॉर्मेटिव अप्रोच में। ये हमेशा याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज द इज ए रिजीम वेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो संवैधानिक राजतंत्र है वो किस तरह की शासन प्रणाली है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किंग शेयर्स पावर विद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर हम इस रिजीम का उदाहरण लें तो इस रिजीम के जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो बहुत सारे उदाहरण है। सबसे बेस्ट उदाहरण हम ले सकते हैं ब्रिटेन का। यानी कि जहां पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किंग होता है, उनका पुराना किंग होता है, वो वो जो है वो सिर्फ एक नॉमिनेटेड हेड होता है। बाकी वो अपनी पावर्स है वो किसके साथ शेयर करता है, गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। जैसे कि जापान में भी किंगशिप है, मतलब वहां पर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अभी नेपाल की बात करें तो 2007 2008 तक वहां पे नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। परंतु फिर उसके बाद क्या हो गया, वहां का जो किंग था उसको उसको उसका असैसिनेशन कर दिया गया, तो फिर उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो गई। तो मतलब जहाँ का भी जो हेड है जिस कंट्री का वो किंग है। जैसे कि इंडिया का जो डिजूरे हेड है वो प्रेसिडेंट है, वैसे उनका डिजूरे हेड है वो किंग होता है, जो कि मतलब कि बाई बर्थ चलता रहता है, कि उस मतलब कि उस किंग का जो बेटा होगा वो ही आगे उनका है जो डिजूरे हेड होगा, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो होता है किंग शेयर्स पावर विद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिजीम टाइप emphasizes collective ownership and classless society। तो जैसे कि हमने बात की क्लासलेस सोसाइटी की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिज्म। हम पहले भी क्लासलेस सोसाइटी के बारे में इसमें जो एक क्वेश्चन आया था उसमें बात कर चुके थे। यानी कि जब मार्क्स ने ये कहा था कि जब कम्युनिज्म आएगा तो क्लासेस सारी की सारी खत्म हो जाएगी, जो भी लेबर क्लास है, बुर्जुआज है, या फिर जो प्रोटेलिएट है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और जो स्टेट का कंट्रोल है उनको स्टेट कंट्रोल करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, और सभी अपने काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर होंगे, और एक मतलब ऐसी मिली जुली कम्युनिटी बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉपुलर सुवरेनिटी। यानी कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है वो
जन संप्रभुता को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो इंडिकेट करता है पॉपुलर सोवरेनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब बनी थी? तो वो बनी थी 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो आई थिंक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें कि जो पहले जो इसके जो अध्यक्ष थे, जो कि टेम्परेरी इसके प्रेसिडेंट थे, वो सत्येंद्र सिन्हा थे। और जब 11 दिसंबर को दोबारा फिर से इसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following, which part of the constitution deals with the union executive? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 5। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, जिसमें कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गया, ये जो चीजें आती है ये आपकी जो आती है वो आती है पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें कितने शेड्यूल्स? तो उसमें शेड्यूल्स की बात करें तो वो 12 शेड्यूल है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त जो शेड्यूल्स की जो संख्या थी वो 8 थी। तो उसके बाद जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था वो ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से, जो कि था लैंड रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद जो 10th शेड्यूल है वो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट में, जो था एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। फिर उसके बाद जो 11th ऐड किया गया था वो किया गया था 73rd अमेंडमेंट में, जो था पंचायती राज। और जो 12th ऐड किया गया था वो किया गया था 74th अमेंडमेंट में, जो था हमारा म्यूनिसिपैलिटीज। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा का स्पीकर है वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स ऑफ लोकसभा के द्वारा, यानी कि जो लोकसभा के लोग हैं वही अपने स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि जो मंत्री परिषद है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा। इसीलिए लोकसभा का निर्माण किया जाता है, ताकि जो भी एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑर्डर्स निकाल रहा है, या फिर जो मंत्री परिषद ऑर्डर्स निकाल रहा है, जो पॉलिसीज बना रहा है, उसके लिए जो है हमसे लोकसभा में क्वेश्चन किए जा सके, और वो क्या हो सके, वो देश के प्रति, लोगों के प्रति उत्तरदायी हो सके अपनी पॉलिसीज में लेकर। इसीलिए जो है वो लोकसभा में डिबेट्स वगैरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब यहाँ पे ये होता है निर्वाचन मंडल, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह होगा जो कि मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करेगा। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आएंगे, जो नंबर 1 पे होंगे, वो होंगे आपके जो लोकसभा के सारे मेंबर हैं। सिर्फ जो जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही इसमें आएंगे, जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे। दूसरा आएगा इसमें जो आपकी विधानसभा है उसके लिए इलेक्टेड मेंबर आएंगे। और तीसरा आएगा इसमें जो आपके क्या बोलते हैं उनको, जो आपकी राज्यसभा होगी उसके इलेक्टेड मेंबर। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग देते हैं। और इन तीनों ही जो सदन है, इनको इनके जो एक कम्युनिटी बनी होती है उसको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट शुड बी, तो जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज इंडिया में डिसाइड की गई है वो की गई है 35 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पे याद रखने की ये एज की। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 ईयर जो है वो डिसाइड की गई है एक जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, यानी कि आपको एक एमपी बनना है तो इसके लिए आपको 25 ईयर्स का होना चाहिए। और जो 30 ईयर है वो डिसाइड की गई है जो आपकी राज्यसभा का मेंबर है उसके लिए 30 ईयर्स डिसाइड की गई है। और 35 ईयर्स डिसाइड की गई है जो प्रेसिडेंट बनने के लिए, और जो आपका गवर्नर है उसके लिए डिसाइड की गई है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन इज ए, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट नहीं था। उसको 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A में ऐड किया गया, मतलब कि आर्टिकल 21 में एज ए पार्ट ए उसको ऐड किया गया। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसी वक्त इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी बनी। राइट टू एजुकेशन नहीं बनी, पर उसमें ये बताया गया था कि जो गार्डियंस है, किसी भी पेरेंट्स के गार्डियंस है, अगर उनका बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है तो उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको मतलब इंस्टीट्यूशन में भेजा जाना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच आर्टिकल इज द फ्रीडम ऑफ इन विच आर्टिकल इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच गारंटीड, तो जो
एक्सप्रेशन एंड स्पीच की जो गारंटी दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 29 में। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सॉरी आर्टिकल 19 में, आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन है, वो उसके बारे में आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी सेकेंड अमेंडमेंट में, जो कि हुआ था 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी में। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इस वक्त 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो पहले जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी, परंतु मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो ऐड की गई थी कि जो गार्डियंस है या फिर पेरेंट्स है किसी बच्चे के, अगर उनका बच्चा 6 साल को क्रॉस कर जाता है या फिर उनका बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एजुकेशन दे। ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है गार्डियंस की या फिर पेरेंट्स की। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में ऐड की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 4 में। पार्ट 4 में जो है वो डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया है। डीपीएसपी है वो बेसिकली आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, डीपीएसपी है, उनका मतलब क्या है, वो एक्चुअली में काम कहाँ आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी लिखी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एस्पिरेशंस की थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके बाद जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी इन सारी चीजों पर भी काम किया जाना चाहिए। मतलब कि वो डायरेक्शंस थी गवर्नमेंट को कि इन सारी चीजों पर भी आने वाले टाइम पर आप काम कर सकते हैं, इनके बारे में आप सोच सकते हैं। यानी कि जो 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं, वो इंडिया में सभी आर्टिकल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, वो सारी की सारी डायरेक्शंस है। अगर वो डायरेक्शन सरकार जो है अपने अंदर, जो सरकार उस पर वो कानून बना सकती है, तो वो उसके बाद वो इंप्लीमेंट है, मतलब जो डायरेक्शंस है गवर्नमेंट को, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो कि पार्ट 4 में वेस्टेड है। इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को जो प्रमोट करने वाला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39A। आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 39A है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम लाया गया था। ये बेसिकली लाया गया था कि सभी को इक्वल जस्टिस मिल सके। इक्वल जस्टिस कैसे मिलेगा, जब आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आपके विरुद्ध फाइल होता है या फिर आप कोई केस कर देते हैं, इसके लिए जो कि गरीब लोग हैं, जो एक गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या फिर उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग फ्री लीगल एड की फैसिलिटी है वो दी गई है। यानी कि आपको अगर कोई वकील हायर करना होगा तो उसके लिए सरकार आपको एक सरकारी वकील देगी, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो जो सरकार ने कंडीशंस रखी हुई है कि आपके पास मतलब खुद का वकील हायर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, विच आर्टिकल मेंशंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 44। हाल ही में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो चर्चाओं में भी रहा था, जिसमें कि सरकार जो है वो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कह रही थी, हालांकि अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच हाउस कैन इनिशिएट ए मनी बिल। यानी कि जो मनी बिल है वो किस हाउस में इनिशिएट होता है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा में। आपको मनी बिल के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो मनी बिल है उसकी जो डेफिनेशन है, और मनी बिल के बारे में जो हमारा आर्टिकल है वो 109 और 1010 में बात की गई है। 109 और 1010 में इसकी बात की गई है, और ये सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है, और राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता। अमेंडमेंट के लिए कुछ सिफारिशें दे सकता है, पर वो लोकसभा के ऊपर होता है, वो उनको माने या ना माने। राज्यसभा को इसको 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, मतलब कि आगे भेजना ही पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जो है वो जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर के द्वारा ये जो लोकसभा है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो इसको डिक्लेयर करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दीज पावर इज नॉट एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा कौन सी शक्तियां एंजॉय नहीं की जाती। सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ऑर्डिनेंस मेकिंग। ऑर्डिनेंस मेकिंग यानी कि अध्यादेश लाना, जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 123 में दिया गया है।
ऑर्डिनेंस मेकिंग की हम बात करें तो ऑर्डिनेंस मेकिंग वो होता है, मान लीजिए कि कोई जो सदन है वो अपने सत्र में नहीं है और कोई महत्वपूर्ण कानून जो है वो सरकार को लाना है, तो जो है सरकार के जो प्रतिनिधि है वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो सेशन नहीं है अभी तो हमें एक कानून लाना है, तो आप उसे अध्यादेश के थ्रू क्या है उसको पारित कर दे। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग का मतलब ये होता है कि जो सरकार सेशन में नहीं है उसको बिना सेशन में हुए भी कोई कानून 6 महीने के लिए पारित होता है और 6 महीने 6 हफ्ते के अंदर वो जो कानून है उसको जो है वो जो आपकी अ, लोकसभा है उसके अंदर पारित किया जाना चाहिए। 6 महीने तक वो कानून क्या होगा वो वैलिड माना जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा जो फार्म लॉज थे, वो जो कानून था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था। ऐसे बहुत सारे कानून जो है सरकार ऑर्डिनेंस के थ्रू लाती है। तो ये प्रेसिडेंट की पावर है। फिर उसके बाद आता है तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की वो प्रेसिडेंट करता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा की डिसोल्यूशन है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है जुडिशियल रिव्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। वो एक्चुअली जो पावर है वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, जो हायर कोर्ट्स उनके पास जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ, यानी कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो डी फैक्टो हेड किस चीज का है। सबसे पहले हम समझते हैं डी फैक्टो का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट है, एक है डी जूरे और डी फैक्टो। डी जूरे का मतलब होता है एज पर लॉ, यानी कि जो कानून के अकॉर्डिंग जो हेड है या फिर कानून के अकॉर्डिंग जो है वो उसको बोलते हैं डी जूरे। जैसे कि अगर हम बात करें जो भारत जो है जो इंडियन स्टेट है उसका जो हेड कौन है, जो डी जूरे हेड है वो है प्रेसिडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है। पर यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डी फैक्टो जो है वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो किस चीज का हेड है डी फैक्टो। इसमें जो है डी फैक्टो हेड इसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेट का भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डी फैक्टो हेड गवर्नमेंट का हो। पर ये सेटर पर डिपेंड करता है कि वो किसको ठीक करे, वो स्टेट को ठीक करे या फिर गवर्नमेंट को ठीक करे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसका। अगर आप आपके इस पर कोई व्यूज है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा कौन कौन सी पावर को है जो एक्सरसाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है समोनिंग द पार्लियामेंट सेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट सेशन को समन करता है वो प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। फिर उसके बाद है कंडक्टिंग जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि हमने ऊपर बात की। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो है आपके जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है उसके पास। और इसके बाद जो अगला है वो है एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट टू मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जब किसी पार्टी का जो नेता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि कौन कौन से मिनिस्टर्स अपॉइंट करने हैं किस किस पोस्ट पर। तो ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की पावर है। जैसे हमने ऊपर बात की इशूइंग ऑर्डिनेंस, तो ये जो चीज है ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिस जो है आर्टिकल 123 में दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच केस लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो किस केस से निकला है। तो बहुत सारे लैंडमार्क केस है, उन केसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नाम की डॉक्ट्राइन निकली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो निकली है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जो केस है उसमें। ये जो केस हुआ था ये हुआ था 1973 में। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया उसमें ये बताया जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट है वो किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती। अगर वो किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती, मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको वो अमेंड नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट उन पार्ट्स को अमेंड करने की कोशिश करेगी, उन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की उन चीजों को अमेंड करने की कोशिश करेगी, तो उसको जो आपके हायर कोर्ट्स है जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं उनको, मतलब उनको डिसमिस कर सकते हैं, मतलब वो लागू नहीं होंगे। ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है यहाँ से निकला हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात बोली है कि वो टाइम टाइम पर आपको बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के पार्ट्स कौन कौन से होंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980
रिफर्म्ड दैट, मतलब कि जो मिनर्वा मिल और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसने इस चीज की पुष्टि की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने बात की बेसिक स्ट्रक्चर की, तो 1917 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी, 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी। उसमें मिनर्वा मिल केस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बात की जुडिशियल रिव्यू की, कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 97 की बात करते हैं। द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्ट 20 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पार्ट 20 है, वो उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 360 है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जा सकता है वो 3 टाइप से किया जा सकता है। पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है डिलीशन, और तीसरा होता है अमेंडमेंट। एडिशन मतलब हम उस चीज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ जोड़ रहे हैं। डिलीशन मतलब हम कुछ डिलीट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेंडमेंट मतलब कि उसमें हम फेरबदल कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98, इंडिया इज ऑफन रेफर्ड एज ए क्वाज़ी फेडरल स्टेट बिकॉज, तो इंडिया को क्वाज़ी फेडरल स्टेट भी कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंडिया को क्वाज़ी फेडरल स्टेट कहा था वो कहा था केसी वेयर ने। केसी वेयर एक फॉरेनर फॉरेनर फिलोसफर थे जिन्होंने कि इंडिया को क्वाज़ी फेडरल स्टेट कहा था। तो उन्होंने क्वाज़ी फेडरल इसलिए कहा था क्योंकि सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया फेडरलिज्म तो है, परंतु ऑलमोस्ट जो है वो सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा पावर्स है। जैसे कि हम अगर हम बात करें जो कंकरेंट लिस्ट है हमारी, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है वो सेंटर को है जो वो ज्यादा पावर्स दी जाती है। यानी कि जब स्टेट और सेंटर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर के बीच में क्लैश हो जाता है इश्यूज के बीच में, तो सेंटर के इश्यूज को ज्यादा माना जाता है। इसलिए जो है जो केसी वेयर है उन्होंने इंडिया को क्वाज़ी फेडरल स्टेट माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 एज, यानी कि जो आर्टिकल 1 है उसमें इंडिया को क्या कहा गया है, किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? तो वो डिस्क्राइब किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि जो भारत है वो एक संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है। सॉरी, राज्यों का संघ है। यानी कि भारत जो है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट है, मतलब यूनाइटेड है वो, ऐसे अलग अलग रूप से जुड़ा जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? जैसा कि अभी भी ऊपर जो आपका मिनरवा मिल केस है उसमें बात की गई थी कि जो जुडिशियल रिव्यू है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये था आपका सारा का सारा जो एसपीयू एमए एंट्रांस का जो पेपर है उसका एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया उसका आंसर, तो उसकी करेक्शन आप नीचे लिख सकते हैं। मैं उसको जरूर से पढ़ूंगा और अगली बार उस करेक्शन को सुधारने की कोशिश करूंगा। या फिर आपको कुछ और इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग कुछ और पूछना था, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ताकि ऐसी और वीडियो लाने की मोटिवेशन मैं जुटा सकूं और ऐसी और सारी वीडियो आपके सामने ला सकूं। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के एनालिसिस या फिर कोई और पॉलिटी के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।